आगे बात करेंगे हम यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस याद करें तो कैमिलो गोल्गी याद आएगा, जो साइंटिस्ट के जिसने खोजा था गोल्गी एपरेटस इन 1898। फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। याद रखना, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में से बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके पास एकदम नजदीक में होगा ये गोल्गी एपरेटस। These were later named the Golgi bodies after him, मतलब गोल्गी बॉडी जिसने ही नाम दिया था। They consist of the many flat disc-shaped sacs और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर होगा भाई 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और ये जो है क्या कहलाएंगी? सिस्टर्नी। क्या कहलाएंगे भी? सिस्टर्नी। याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे इनफोल्डिंग थे, उसको भी हम इन ये जो सिस्टर्नी है बोल सकते हैं। These are stacked पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये देखो ये सारे एक दूसरे से पैरेलल होते। डायमीटर याद रखना पड़ेगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। आ सकता है कोई भी सेंटेंस में रख सकता है, तो हमें याद तो रखना पड़ेगा। वेरिड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। याद रखना, द गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आसपास ही वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंजमेंट होती है उसकी। विद द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और द फॉर्मिंग फेस, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला जो है, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस हो या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो तो इस साइड को हम नाम देंगे कॉन्वेक्स। क्या नाम देंगे? कॉन्वेक्स, या फिर सीस, या फिर फॉर्मिंग फेज। याद रखना। डन। यहाँ से मतलब ये जो पेप्टाइड वाला प्रोटीन है वो अंदर जाएगा और यहाँ से ये वेसिकल्स ऐसे यहाँ पे बाहर आएंगी। तो वेसिकल्स यहाँ पर बाहर आएंगी, तो ये सीस है तो ये होगा हमारा ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज, या फिर याद रखना ये ट्रांस है, ये सीस तो ट्रांस आ गया, फॉर्मिंग तो मैच्योरिंग आ गया, कॉन्वेक्स तो ये हमारा हो गया कॉन्केव। याद रखना फिर से एक बार, ये सीस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग, और ये वाला ट्रांस, मैच्योरिंग एंड कॉन्केव। डन। यहाँ से वेसिकल्स बाहर आएंगी जिसके अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम या फिर हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए अंदर जाएगा। डन। आगे बात करें गोल्गी एपरेटस के बारे में, तो हमने ये तो पढ़ ही लिया बराबर। ट्रांस के सामने ही, सॉरी वो जो था सीस, ये ट्रांस का दूसरा नाम कॉन्केव और तीसरा नाम है मैच्योरिंग फेज। डन। ऑर्गेनली आर द एंटायरली डिफरेंट इंटरकनेक्टेड, मतलब देखने जाए तो सीस एंड ट्रांस फेसिस और द ऑर्गेनलीज आर एंटायरली डिफरेंट। वैसे तो देखने जाए तो सीस एंड ट्रांस ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी तो एक तरफ से प्रोटीन एंटर होगा, दूसरी तरफ से वेसिकल निकलेगा। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब हम देखने जाए तो पैकेजिंग मटेरियल्स जो है गोल्गी एपरेटस बनाएगा कि जो इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, मतलब सेल के अंदर ही अगर कोई एंजाइम या फिर हार्मोन चाहिए तो भी मिल जाएगा, एंड सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, मतलब कोई हार्मोन है कि जो दूसरी जगह भेजना, तो वेसिकल्स बनाएगा और वो ट्रांसपोर्ट करेगा। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स, अभी तो बताया मैंने, मटेरियल्स जो है वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज होंगे। एंड द ईआर फ्यूज विद द सीस ट्रांस ऑफ द गोल्गी एपरेटस, अभी तो बताया मैंने भाई, जो सपोज कि ये जो है गोल्गी एपरेटस है, डन, ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे होगा ये न्यूक्लियस, ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे, पता है ना, अभी तो नाम बताया था मैंने। आगे ध्यान दो, ईआर फ्यूज विद द सीस फेस ऑफ द गोल्गी एपरेटस, जहाँ से प्रोटीन एंटर होगा, मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, जहाँ से वेसिकल्स बनेंगी। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रोटीन आएगा भाई, इसीलिए तो यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस देखने को मिलता है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स, अभी बताया था भाई, आगे भी राइबोसोम होगा तो प्रोटीन तो बनेगा ही। The endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they released from its transphase। मतलब फिर से एक बार क्या बताया भाई,
ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी, मतलब सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी होती है, यहाँ पे भी सिस्टर्नी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मॉडिफाइड होती है। द गोल्गी एपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनेंगे? गोल्गी एपरेटस में। सही बात है। चलो आगे देखो भाई, लाइसोसोम्स। अभी मैंने बताया जो भी वेसिकल्स बनी अगर उसमें एंजाइम हुए तो वो हो गया हमारा लाइसोसोम्स, मतलब अगर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम हुए। कौन कौन से देख लेते हैं हम आगे। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। अभी बताया भाई, गोल्गी एपरेटस में से कोई भी वेसिकल बनती है तो शायद वो लाइसोसोम भी हो सकती है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich almost all types of the hydrolytic enzymes। याद रखना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस, लाइपेसिस मतलब जो लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटिएसिस प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। समझ में आ रहा है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पेज, मतलब कि जो एसिडिक पेज में ऑप्टिमली काम करेगा। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अभी तो बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेसिस कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीएसिस प्रोटीन को, लिपिड्स को, लाइपेसिस न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा। डन। आगे बात करें वैक्यूल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर से देखते हैं। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। याद रखना वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इट कंटेन्स द वाटर सेप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एंड द अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, मतलब जो सेल के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं होते, जैसे कि वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर ऑल्सो मटेरियल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट, मतलब जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, उसको बोलेंगे हम टोनोप्लास्ट। इन द प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब प्लांट सेल में हम देखने जाए तो 90% स्पेस भी कवर कर सकता है वैक्यूल, इसको बोलेंगे हम टोनोप्लास्ट। अभी तो बताया कि प्लांट सेल में ये वैक्यूल को बोलेंगे टोनोप्लास्ट। In the plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and the other materials against the concentration gradient into the vacuole। याद रखना भाई, against the concentration gradient मतलब टोनोप्लास्ट की जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, मतलब वैक्यूल में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी आयंस या फिर मटेरियल्स आ सकते हैं। Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm। याद रखना, मतलब वैक्यूल का concentration हाई भी हो सकता है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे प्लांट की बात पूरी हुई, बात हो रही यहाँ पे अमीबा की। अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बस खत्म, मतलब अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन। डन। In many cells like the protista, the food vacuoles are present are formed by the engulfing and the food particles। मतलब प्रोटिस्टा में देखने जाए तो फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, आर फॉर्म्ड बाय द इंगल्फिंग एंड द फूड पार्टिकल्स। याद रखना फूड वैक्यूल्स कहाँ से फॉर्म होता है, इंगल्फिंग एंड द फूड पार्टिकल्स से। डन। यहाँ पे वैक्यूल भी खत्म हो गया। वैक्यूल फटाफट से 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं वैक्यूल। चलो, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस ऑर्गेनेलिस इन द साइटोप्लाज्म क्या होता है, वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल इन द सेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में 90% जो स्पेस है वो हो सकता है भाई वैक्यूल। इन द प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलेट भी करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड द अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ये आयंस एंड मटेरियल्स को टोनोप्लास्ट में ला सकता है। देयर कॉन्सेंट्रेशन इज हायर कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। याद रखना कॉन्सेंट्रेशन टोनोप्लास्ट का हाई भी हो सकता है कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अमीबा में देखने जाए तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है कि जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में काम आएगा, एंड प्रोटिस्टा में देखने जाए तो फूड वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल फॉर्म होते हैं एंगल्फिंग एंड द फूड पार्टिकल्स से। डन। आगे बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सिंगुलर होगा भाई माइटोकॉन्ड्रियन। Unless specifically stained are not easily visible under the microscope, मतलब इसको भी स्टेन करने के लिए स्पेशल स्टेन चाहिए जिसका नाम है जीनस स्क्रीन। याद रखना, वैसे तो सबको आता ही होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जीनस स्क्रीन से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाएगा।
द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब भाई अगर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको मालूम ही होगा, स्टैंडर्ड 9 से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सीधी बात है, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, कम होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ द वेरिएबल ऑब्जर्व। मतलब अलग अलग सेल में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती होगी, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर, साइज वगैरह सब वेरिएबिलिटी होती रहेगी। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड और द सिलिंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर 0.2 to 1 ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड लेंथ देखने जाए तो 1 to 4.1। याद रखना शेप कैसा है, सॉसेज शेप और द सिलिंड्रिकल हैविंग द डायमीटर 0.2 to 1, एवरेज 0.5, लेंथ देखने जाए तो 1 to 4.1। भाई याद रखना पड़ेगा, सेंटेंस में आ सकता है, कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है, हमें सब कवर करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डन। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly two aqueous compartment। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया देखने जाए तो ऐसे दो स्ट्रक्चर से बना होता है, पता है ना। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगी, टू एक्वेस कंपार्टमेंट में। डन। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनियसली सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। मतलब भाई यहाँ पे अंदर होगा मैट्रिक्स। क्या होगा भाई, यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, यहाँ क्या होगा भाई, मैट्रिक्स, याद रखना। एंड द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। ये तो दिख ही रहा है, ये भी कंटिन्यूसली लिमिटिंग जो बाउंड्री है वो आउटर मेम्ब्रेन बनाएगी। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ द इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड द क्रिस्टी। अभी मैंने ये बताया ना, ये इनफोल्डिंग्स है ये सारी, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे भाई, क्रिस्टी, याद रखना। और इसका सिंगुलर होगा भाई क्रिस्टा। क्या होगा भाई, क्रिस्टा, याद रखना पड़ेगा। टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, मतलब वो क्रिस्टी जो है मैट्रिक्स की तरफ ही होगी। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी का काम क्या करना है भाई, इनफोल्डिंग के, तो सीधी बात है जैसे भी इंटेस्टाइन में होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने का। डन। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। मतलब दोनों मेम्ब्रेन जो है अलग अलग एंजाइम कंटेन करते हैं, वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। डन। एंजाइम तो है, सीधी बात है, वो स्पेसिफिक फंक्शन ही करेंगे ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब मोस्टली यहाँ पे O2 यूज होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस द सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब वो ATP प्रोड्यूस करेंगे भी, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ATP। हैंस दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे भी स्टैंडर्ड 9 से पढ़ते आ रहे हैं ये तो। द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses द सिंगल सर्कुलर DNA मोलिक्यूल एंड फ्यू RNA मोलिक्यूल्स। बताया था मैंने आगे भी, कहाँ पे याद करूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ईयर में सरफेस पे होता है राइबोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में अंदर होता है राइबोसोम। डन। मतलब यहाँ पे भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। फिर से मैं याद कराऊंगा, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे भी। याद रखना यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब जो भी कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड बाय फ्यूजन। याद रखना, ये आ चुका है नीट में और आगे भी आ सकता है। आगे बात करें प्लास्टिड्स के बारे में, तो द प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स इन द यूग्लिनोइड्स। याद रखना, ये कहाँ पे पाया जाता है प्लास्टिड्स, तो प्लांट सेल में पाया जाता है और यूग्लिनोइड्स में भी पाया जाएगा। डन। एंड दिस आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप्स इज दे आर लार्ज। मतलब भाई देखने जाए तो शेप थोड़ा लार्ज होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स थस इम्पार्टिंग द स्पेसिफिक कलर्स। भाई सीधी बात है, पिगमेंट्स है तो कलर्स तो होंगे ही। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट्स द प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट,
एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप होते हैं भाई, फिर से एक बार, कौन कौन से, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल, सीधी बात है, क्लोरोप्लास्ट नाम पर से ही पता चलता है क्या कंटेन करता है भाई, क्लोरोफिल। एंड द कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, मतलब ये जो क्लोरोफिल एंड कैरोटीन जो है वो काम क्या करेगा, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 6 में। इन द chromoplast, the fat soluble carotenoid pigments like the carotene, xanthophyll and other are present। याद रखना, क्रोमोप्लास्ट में देखने जाए तो फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। फिर से एक बार, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, xanthophyll and the other pigments are present। This gives the part of the plant yellow, orange and red color। मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट है येलो कलर, ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर जो है देता है प्लांट्स को। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें तो इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद द स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट का काम आ गया भाई ये स्टोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये देखो एमाइलोप्लास्ट, 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट, ये इलियोप्लास्ट, और तीसरा आगे है एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इट स्टोर द कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, एमाइलोप्लास्ट को स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल है पटेटो, यानी कि स्टार्च जो है पटेटो में किस में प्रेजेंट होता है, तो एमाइलोप्लास्ट में। फिर देखो इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट स्टोर द ऑयल्स एंड फैट्स। याद रखना, इलियोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट जो है स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट जो है स्टोर करेगा। जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को, एल्यूरोप्लास्ट जो है वो स्टोर करेगा प्रोटीन को। याद रखना, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को, बराबर। फिर से एक बार देखो यहाँ पे, यहाँ से ही मैं कवर कर लेता हूँ पूरा। फटाफट से चलो रिवाइज करते एक बार, फिर स्टार्ट करते। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड देखने जाए तो प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स में पाए जाएंगे। माइक्रोस्कोप में इजीली हम देख सकते हैं, स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के प्लास्टिड्स के। जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स की, जो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक द कैरोटीन, xanthophyll एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट। फिर दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। कौन कलर भाई, कलर यानी क्रोमो, यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो एक कलर देता है प्लांट्स को, सिंपल बात है। ल्यूकोप्लास्ट यानी कि इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स। याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, इट स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, बराबर। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। याद रखना, एमाइलोप्लास्ट यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा कहाँ पे, तो पटेटो में स्टार जो है स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट यानी कि ऑयल एंड फैट जो है स्टोर करेगा। एंड ये देखो एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट यानी कि प्रोटीन जो है स्टोर करेगा। डन। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये यानी कि हमारा क्लोरोप्लास्ट। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफाइल सेल्स, मतलब मेसोफाइल सेल्स में पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, इन द लीव्स। These are the lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even the ribbon-like organs having the variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer। भैया आगे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बोला था, याद है कुछ? विड्थ था 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 एंड लेंथ था 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। याद रखना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्लोरोप्लास्ट का जो विड्थ है, सॉरी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। डन। शेप तो ये सारे है, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन द रिबन लाइक स्ट्रक्चर। डन। देन नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell इन द क्लेमाइडोमोनास, मतलब ये एमसीक्यू बन सकता है अभी, क्लेमाइडोमोनास में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, 1। और 20 to 40 इन द मेसोफाइल सेल्स, दूसरा एमसीक्यू। ग्रीन आल्गी, बराबर, जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें 1 एंड जो मेसोफाइल सेल है उसमें 20 to 40 per cell क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन, सेम टू सेम भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन, यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन, वहाँ पे भी अपना डीएनए, यहाँ पे भी अपना डीएनए, वहाँ भी 70s राइबोसोम, यहाँ भी 70s राइबोसोम्स, बराबर। अब द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल, जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है, याद रखना। आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल होता है मोस्टली।
द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। मतलब ये पूरा जो अंदर है ये है स्ट्रोमा। ये क्या है भाई? पूरा स्ट्रोमा है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलेकोइड्स। मतलब देखो भाई, यहाँ जैसे टायर होते कि भी नहीं, ये एक टायर है, समझ में आ रहा है? तो समझ लो एक थाइलेकोइड है, बीच में ये ल्यूमन खाली जगह होती है, ये ल्यूमन यानी कि खाली जगह होती है। वैसे ही अगर टायर की थप्पी हो, याद रखना, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे भाई? ग्रेना। टायर की पूरी थप्पी हो तो उसको बोलेंगे हम ग्रेना। और उसमें से एक टायर यानी कि हमारा थाइलेकोइड, एक टायर यानी कि हमारा थाइलेकोइड। अरे भाई क्या हो क्या रहा है? ये पूरा है ग्राना, और ये जो एक थाइलेकोइड यानी कि एक टायर, इसको बोलेंगे एक थाइलेकोइड, यानी कि इसको हम बोलेंगे ग्रेनम भी बोल सकते हैं। याद रखना ये चैप्टर नंबर 11 में आएगा, आगे मैं आपको पूछूंगा। डन? समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलेकोइड्स एंड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। मतलब जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड द ग्रेना और द सिंगुलर ग्रेनम। डन? मतलब जो एक टायर था वो ग्रेनम, और जो थप्पी थी उसका नाम था ग्राना, बराबर? और ग्रेनम ही थाइलेकोइड है। और द इंटीग्रल थाइलेकोइड्स अभी तो बोला मैंने। इन एडिशन देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेला कनेक्टिंग टू थाइलेकोइड्स। मतलब ये थाइलेकोइड की थप्पी है, ये दूसरी थप्पी है, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा ये, यानी कि क्या नाम था? स्ट्रोमा लेमेली। क्या नाम था? स्ट्रोमा लेमेली। डन? द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड्स इंक्लोज द स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। मतलब बताया था ना आगे, टायर के बीच में जगह, उसको बोला था ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द एंजाइम्स। मतलब जो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है उसमें एंजाइम्स होते हैं, रिक्वायर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। याद रखना, स्टोमा में जो एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट तो बनाएंगे, यानी कि ग्लूकोज तो बनाएंगे, साथ में प्रोटीन भी बना सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स द स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। अब भी तो बोला मैंने आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में 3 सिमिलैरिटी है, कंपेयर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 3 सिमिलैरिटी है। दोनों डबल मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर डीएनए है, दोनों के अंदर 70S राइबोसोम भी है। डन? क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड्स। अभी तो बोला भाई क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? PS1 PS2 क्लोरोफिल A B, ये सारे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ये प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड में। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। याद रखना, राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर यानी कि 70S देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S। मतलब कोई भी ऑर्गेनली में, याद रखना, कोई भी ऑर्गेनली में अगर राइबोसोम पूछे, आंख बंद करके 70S राइबोसोम लिख देना। अगर साइटोप्लाज्म में पूछे, आंख बंद करके 80S लिख देना। डन? आगे हम कंटिन्यू करेंगे राइबोसोम्स। व्हाट इज राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेडिन 1953। याद रखना 1953 में जॉर्ज पैलेडिन ने ऑब्जर्व किया था ये राइबोसोम्स को। दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब किससे बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। एंड द प्रोटीन्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। मतलब राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो चुके। कॉन्ग्रेचुलेशन। डन? आगे बढ़ो भाई। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर, याद रखना भाई ये राइबोसोम्स था नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अकेला है कि जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S होता है, वाइल द प्रोकैरियोटिक देखने जाए तो वो 70S होता है। ईच राइबोसोम्स हैज द 2 सब यूनिट। मतलब वो प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के 2 सब यूनिट होगी। लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट, याद रखना, मतलब प्रोकैरियोटिक हो तो 70S, सबको आता ही होगा, 50S प्लस 30S। मतलब यहाँ पे भाई आपकी मैथ्स काम नहीं आएगी। अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो 80S यानी कि 60S प्लस 40S। समझ में आया? यहाँ पे 60 प्लस 40 100 नहीं 80 होता है। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आगे ध्यान दो। S यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट, S यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट, S यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट। इट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इट इज द इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज।
मतलब यहाँ पे डेंसिटी एंड साइज के अकॉर्डिंगली ये 50 + 30 70 होते हैं, ना कि 80। डन। बोथ द 70s राइबोसोम एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ द 2 सब यूनिट, यहाँ पे बताया है। बराबर। ये 50s सब यूनिट है, तो 50s अगर ये प्रोकैरियोट में हुआ तो 50s + 30 यानी कि ये पूरा हो गया 70s। अगर ये यूकैरियोटिक में हुआ तो 60s ये होगा और 40s ये होगा, मतलब ये हो गया 80। समझ में आया, हाँ कि ना। साइटोस्केलेटन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद माधव एजुकेशन एंड बस ऐसे ही अपना लेवल अप करते रहे। थैंक यू।